आज की बात। स्वागत। आज की बात में इस समय हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं और उनका जो मार्गदर्शन है, क्या वो मार्गदर्शन हमारे आधुनिक जगत के लिए प्रासंगिक होता भी है या नहीं होता है। हमारे आधुनिक जगत के लिए क्या ये कोई मार्गदर्शन करता भी है या नहीं है। आइए आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राजनीति के क्षेत्र में, जिसको हम राजनीति कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, इस सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, क्या तथागत बुद्ध कोई मार्गदर्शन करते हैं या नहीं करते हैं। तो आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। एक बात है कि जो बौद्ध साहित्य है, उस बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और त्रिपिटक को तथागत बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं का एक संकलन भी माना जाता है। पूरी दुनिया के जो बौद्ध हैं और पूरी दुनिया के जो विद्वज्जन हैं, जो बौद्ध साहित्य का स्टडी करते हैं, वो त्रिपिटक का स्टडी ज़रूर करते हैं। त्रिपिटक में एक पुस्तक है विनय पिटक। आप देखिए, विनय पिटक में एक प्रसंग मिलता है और ये प्रसंग तथागत बुद्ध के हवाले से आता है। तथागत कहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति की उपस्थिति के बगैर भी हम, जो कि सर्वाधिकार संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के बगैर भी जो जन समूह होता है, वो जन समूह अपने सार्वजनिक कार्यों को पूरा कर सकता है, संपन्न कर सकता है, इस काम को वो कर सकता है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये कहा कि यदि समूह कोई निर्णय लेता है तो इस निर्णय को बहुमत कहा जाता है और बहुमत के निर्णय को मानना चाहिए। पाली में इसके लिए शब्द मिलता है यद्भूयसीक। यद्भूयसीक, इसके साथ ये प्रक्रिया होती है और विनय पिटक में इसका उल्लेख मिलता है कि बहुमत की प्रणाली के साथ हमने आगे बढ़ना चाहिए। आज देखिए, पूरी दुनिया बहुमत के साथ अपनी अपनी जनतांत्रिक व्यवस्था को चलाती है, अपनी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाती है, लेकिन बहुमत की प्रक्रिया जनतांत्रिक प्रक्रिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये हिस्सा तब तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया को सिखाए और अपने जो भिक्षु संघ था उनका, उस भिक्षु संघ में इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े। एक बात और भी मिलती है विनय पिटक में कि भिक्षु संघ अपने जो निर्णय लिया करता था उसमें पर्ची का इस्तेमाल होता था। अब देखिए, पर्ची ये तो आज का संस्करण है और उस वक्त कागज़ तो था नहीं, तो कागज़ का प्रचलन नहीं था। तो फिर उस वक्त वो लोग क्या करते थे, तो उस वक्त वो लोग कुछ लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे और लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करके उसके लिए एक शब्द मिलता है बौद्ध साहित्य में, विनय पिटक में ही, छंद शलाका। इस छंद शलाका का इस्तेमाल करके लोग अपना अपना पक्ष, अपना अपना मत व्यक्त करते थे और ये मत व्यक्त करके, ये देखिए, जनतांत्रिक प्रणाली को इस तरह से तथागत बुद्ध 2500 पहले, मतलब बुद्ध ने जो भिक्षु संघ का निर्माण किए, वो भिक्षु संघ 2500 साल पहले इस पूरी प्रक्रिया को एक मार्गदर्शन करता है। हम अगर देखें तो आज का ये जो संसदीय लोकतंत्र है, ये संसदीय लोकतंत्र का अगर मूल है तो फिर वो बौद्धों की जीवन प्रणाली में या फिर बौद्धों की उस संस्कृति में जहाँ से तथागत बुद्ध और भिक्षु संघ का प्रादुर्भाव होता है। वर्तमान समय में हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, वो है साम्यवाद। इस साम्यवाद को क्या तथागत बुद्ध कोई मार्गदर्शन करते हैं? निश्चित रूप से। आप देखिए कि तथागत बुद्ध ने जो भिक्षु संघ बनाए थे, उस भिक्षु संघ में क्या था, तो उसके पास एक अंतर्वासक, यानी कि एक अंतर्वस्त्र, अंदर का कपड़ा, अंदर पहनने वाला कपड़ा। एक जो उनके पास है उत्तरासंघ, यानी कि जो बाहर पहनने वाला कपड़ा। तीसरी बात, उनके पास में एक संघाटी, यानी कि ठंड से बचने के लिए एक जो ओढ़ने वाला बड़ा कपड़ा होता है, वो कपड़ा। फिर उसके बाद में अगर हम कुछ देखें तो एक कमर में बांधने के लिए एक पट्टा, कि ये पूरे वस्त्र जो है वो एक साथ लपेटे हुए रहे, तो उसको बांधने के लिए एक चीज़। और पांचवी चीज़ उनके पास आती है
भिक्षा पात्र जो उनको भोजन ग्रहण करने के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद उन्हें उनके पास एक उस्तरा जिससे कि उनको उनके केश वापन करने हैं, बाल निकाल लेने हैं, सुई धागा और एक पीने का पानी छानने के लिए कपड़ा। अब ये छन्ने का कपड़ा, सुई धागा, संघाटी, एक कमर पर बांधने के लिए एक पट्टा, अंतर वस्त्र, बाह्य वस्त्र और एक ऐसा कपड़ा जिसको कि ओढ़ा जा सके, और भिक्षा पात्र, उस्तरा। ये हो गई भिक्षु की निजी संपत्ति। इसके सिवाय जितना भी दान ये भिक्षु संघ को आता था, ये पूरा का पूरा दान ये भिक्षु संघ को जाता था, न कि किसी एक व्यक्ति को। आपको शायद पता होगा, अगर बौद्ध साहित्य का आप स्टडी करते हैं तो आप देखिए कि महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम को का पालन पोषण किया, उनको पाला, उनको बढ़ाया, क्योंकि महामाया जो है वो तो उनको जन्म देने के बाद 1 सप्ताह के भीतर ही वो उनका यहाँ से प्रयाण हो गया था। तो महाप्रजापति गौतमी इन्होंने सिद्धार्थ गौतम के लिए, यानी कि उनके बुद्ध बन जाने के बाद, यानी कि गौतम बुद्ध के लिए एक चीवर बनाया था। स्वयं उसको काट कर, बुन कर उन्होंने स्वयं बनाया था, और बड़ा अच्छा चीवर था, बड़ा महंगा चीवर था और बड़ा प्यारा चीवर था, क्योंकि उनकी माँ ने, यानी कि महाप्रजापति गौतमी, जो कि भले उनकी मौसी थी, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से सिद्धार्थ गौतम को पाला था, और उनके लिए उन्होंने एक काट बुन कर चीवर तैयार किया। और जब वो बुद्ध को ये चीवर भेंट देने गई तो बुद्ध ने उनसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये चीवर मुझे नहीं चाहिए, इसे आप संघ को दान करें। तो एक कपड़ा भी अलग से कोई नहीं लेता था, यानी कि संघ का दान ये महत्वपूर्ण दान माना जाता था, व्यक्तिगत दान के सिवाय। ये जो साम्यवाद की संकल्पना है, ये संकल्पना मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही अपनी इंडिविजुअल साथ में रहेगी और उस पर अपनी मिल्कियत रहेगी कि वो अपने इस्तेमाल की हैं। इसके सिवाय जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी संघ की है, समूह की है। तो ये सामूहिक संपत्ति के निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक आदर्श के रूप में तथागत बुद्ध ने दी, और वो भिक्षु संघ के द्वारा दी। उन्होंने अपने आप को भी संघ में कोई विशेष स्थान नहीं दिया, और इसलिए उन्होंने ये जो उनके लिए आया हुआ चिवर था, ये चिवर संघ को दान करवा दिया। तो सामूहिक मतलब संपत्ति पर सामूहिक कब्जा होना, किसी एक का नहीं, ये साम्यवाद की मूल जो संकल्पना है, इसको भी भिक्षु संघ मार्गदर्शन करता है। आज उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको डिफाइन किया, उसको परिभाषित किया, और आज साम्यवाद का जो रूप है वो रूप भी हम सबके सामने है। लेकिन इसके मूल को अगर हम खोजने की कोशिश करें तो तथागत बुद्ध के भिक्षु संघ में ये ज़रूर मिलता है। तो यहाँ हम लोग रुकते हैं आज की बात में। कल मिलेंगे जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिएगा।